Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. वेल लास्ट की क्लासेस में हमने आपको बताया था डाइजेशन इन ह्यूमंस क्या होता है, डाइजेशन इन एनिमल्स कैसा होता है, और हमने साथ ही साथ ये भी समझा था कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके माउथ या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते तो वो किस तरह से अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल अमीबा. वेल अब बारी आती है एक्टिविटीज़ की. इन एक्टिविटीज़ को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ताकि हमें कुछ वर्ड्स के नाम पता चल सकें. जैसे कोई आपकी जो एक्टिविटी नंबर 2.1 है, इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा जो एनिमल है वो किस तरह से अपने फूड को खाता है. लाइक कुछ एनिमल्स जो है वो स्क्रैपिंग करते हैं, कुछ चूइंग करते हैं, कुछ साइफनिंग करते हैं, कुछ कैप्चरिंग करते हैं, कुछ सॉलोइंग करते हैं, कुछ स्पॉन्जिंग करते हैं या फिर कुछ सकिंग करते हैं. तो भाई स्क्रैपिंग का क्या मतलब होता है? स्क्रैपिंग वर्ड अगर आपने सुना है तो ये स्क्रैप का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज़ को तोड़ना, स्क्रैपिंग, राइट. तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो स्क्रैपिंग की मदद से अपने फूड को खाती है? तो आपने एंट्स देखी होंगी, क्या करती हैं वो? फूड पार्टिकल्स को खाती हैं. कैसे खाती हैं? उसको आपने देखा होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लेती हैं, ठीक है, देन वो उसको खाते हैं. चूइंग जो है वो तो आपने आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स में देखा ही होगा कि किस तरह से वो च्यू करते हैं अपने ग्रासेस को. देन उसके बाद आता है साइफनिंग. तो साइफनिंग का क्या मतलब होता है? साइफनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सक करना. लाइक जो आपके बटरफ्लाइज होती हैं वो नेक्टर को जिस तरह से सक करती है वो साइफनिंग कहलाता है, राइट. कैप्चरिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ पर जाकर के उसको कैप्चर करना. जैसे ईगल क्या करती है? रैट को अगर उसे खाना है या स्नेक को खाना है तो वो जाकर उसे कैप्चर करेगी और देन उसको सॉलो करती है, राइट. सॉलोइंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को निगल लेना. तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो निगल ले? तो भाई बर्ड्स हैं जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स को निगल लेती हैं, और स्नेक जो है वो बहुत सारे जैसे रैट्स हो गए उनको निगल लेते हैं. ईगल जो है वो स्नेक को निगल लेती है. तो मतलब ये पूरी फूड चेन जो है उसमें सॉलोइंग की प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. इन वाली फूड चेन की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें ईगल, रैट या फिर आपकी स्नेक मिले जुले रहते हैं, वो वाली फूड चेन, ठीक है. स्पॉन्जिंग का मतलब क्या होता है और सकिंग का मतलब क्या होता है? वेल स्पॉन्जिंग का क्या मतलब है कि लाइक आपका जो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई क्या करती है? अपने सलाइवा को फूड के ऊपर डालती हैं, देन उस फूड को सक करती हैं, ठीक है. जो भी डिजॉल्व फॉर्म होता है फूड का, देन उसको सक करती है. तो उस प्रोसेस को स्पॉन्जिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है. तो किस में होती है ये? हाउस फ्लाई. तो ऐसे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं जो कि स्पॉन्जिंग की प्रोसेस से खाते हैं वो सभी क्या करते हैं? वो सभी अपनी सलाइवा को उस फूड के ऊपर डालते हैं. इसलिए कहा जाता है कि जो हाउस फ्लाई है वो उससे बिल्कुल आपके फूड को बचाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है? वो अपने सलाइवा को उस फूड तक पहुंचा रही है, जिससे आपका जो फूड है वो खराब सा हो जाएगा, मतलब हमारे खाने लायक नहीं रहता, ठीक है. इसलिए कहा जाता है कि खुली हुई चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि उसमें क्या मिला होता है? हाउस फ्लाई का सलाइवा, राइट. चलिए फिर कुछ होती हैं कि जो सकिंग करते हैं. तो सकिंग का अगेन वही मतलब होता है किसी चीज़ को सक कर लेना, सीधे अपने मुंह में उसे ले जाना. स्ट्रॉ से जैसे आप जूस को सक करते हैं उसी तरीके से, ठीक है. तो वेल ये तो कुछ मेथड्स थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया. अब आपको कुछ इस तरीके की लिस्ट दी गई थी जिसमें आपको बताना था कि कौन सा जो आपका एनिमल है वो किस तरह का फूड खाता है और कैसे खाता है. तो वेल अगर अपन स्नेल की बात करें, स्नेल आपने देखा होगा, ठीक है. तो स्नेल क्या करते हैं? पहली चीज़ तो लोअर प्लांट्स, ठीक है, जैसे कि आपका छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं बिल्कुल छोटे से, ओके, उनको ये खाते हैं. कैसे खाते हैं? सक करके. उसको डायरेक्ट क्या करते हैं? ये सक करते हैं. देन उसके बाद एंट कैसे खाती है? तो भाई ये शुगर खाते हैं जनरली, या फिर जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स यहाँ वहाँ गिर जाते हैं. तो आपने देखा कि वहाँ बहुत सारी चींटियाँ हो जाती हैं. तो वो कैसे अपने फूड पार्टिकल को खाते हैं? तो स्क्रैप करके. अब भाई फूड पार्टिकल बहुत बड़ा होता है, चींटी छोटी सी होती है, तो वो उसको धीरे धीरे ऐसे स्क्रैप करते करते चीज़ों को खाएगी. ईगल क्या करते हैं? तो ईगल अगेन जैसे मैंने आपको बताया, पहली चीज़ तो लोअर एनिमल्स जैसे कि स्मॉल बर्ड्स हो गई या स्नेक हो गया या रैट्स हो गए, इन सबको ये ईगल खाते हैं. कैसे खाते हैं? तो भाई कैप्चर करेंगे और उसके बाद उसको सॉलो कर लेते हैं. हमिंग बर्ड कैसे खाती है? तो हमिंग बर्ड जो है वो स्मॉल इंसेक्ट्स को या फिर फ्लावर नेक्टर को ये पीती हैं. किस तरह से? या तो ये भी कैप्चर करेंगी, कोई भी चीज़ देखो किसी और इंसेक्ट को पकड़ रही है या लोअर एनिमल को पकड़ रही है तो वो उसे कैप्चर ही करेगी, ठीक है. अब कैप्चर करने के बाद क्या कर रहे हैं? तो कैप्चर करने के बाद ये सब उसे सॉलो ही करते हैं, ठीक है. जो आपकी
लाइस होती हैं जिसको जूं कहा जाता है, वो आपका जनरली क्या पीती है, ब्लड, ठीक है। तो वो जनरली ह्यूमन हेयर में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो लाइस होती है ये एक्चुअल में सकिंग करती है। इसमें भी एक तरीके का क्या होता है, सामने एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसके सामने एक ऐसा पाइप टाइप स्ट्रक्चर होगा जिसकी मदद से वो उसमें पिन करके इस तरह से सक करती है ब्लड को। मॉस्किटो अगेन क्या करते हैं, मॉस्किटोज जो हैं वो भी ब्लड को सक करने का ही काम करते हैं, तो इसलिए ये सकिंग कहलाएंगे। और क्या पीते हैं ये, ब्लड। बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर्स के नेक्टर को पीती है। और ये किस तरह से पिएंगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, नेक्टर है, जूस टाइप का कोई चीज़ पीना है तो सक करके ही पिएगी। हाउस फ्लाई जो है वो जनरली शुगर पर होती है, यहाँ पर आना चाहिए सकिंग प्लस स्पॉन्जिंग, क्योंकि क्या करती है, पहले स्पॉन्जिंग की प्रोसेस होती है। स्पॉन्जिंग का मतलब क्या होता है, अपने सलाइवा को उस फूड के ऊपर मिला देना, देन जब वो फूड डिजॉल्व फॉर्म में हो जाए तो उसको देन वो सक करती है। ओके, तो एक्टिविटी नंबर 2.1 से हमें ये सारे वर्ड सीखने को मिले। कौन से वर्ड्स, एक बार और मैं आपको बता दूं, स्क्रैपिंग, चूइंग, साइफनिंग, कैप्चरिंग, सॉलोइंग, स्पॉन्जिंग एंड सकिंग, इन सभी वर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और सारे ही वर्ड्स से रिलेटेड एनिमल्स के नाम भी याद रखना है, ठीक है। तो नाम कैसे याद रखेंगे, तो थ्रू एक्टिविटी नंबर 2.1। क्लियर हो गया। चलिए, तो भाई ये एक्टिविटी से हमें हमारा जो वो वाला पार्ट था जिसमें हमने देखा कि भाई हमारे जो एनिमल्स हैं वो किस किस मेथड के थ्रू अपने फूड को खाते हैं, वो समझने में भी हमें आसानी हो जाएगी। क्लियर। चलिए, अब एक फैक्ट की बात है जो कि आपकी बुक में भी दी गई है और मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस करी हुई है। कौन सी, रिलेटेड टू स्टारफिश। अब स्टारफिश जो है, आपने उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखा होगा। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जिस भी फूड को इसको खाना होता है डायरेक्टली अपने स्टमक को ही उस तक पहुंचा देती है। जी हाँ, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वेल, ये उन सारे एनिमल्स को खाती है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है, जिनकी सेल होती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, वेल, जब जैसे ही शेल जो है, आपने देखे होंगे कई ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स जो कि शेल के अंदर रहते हैं, तो जैसे ही वो शेल ओपन होती है तो स्टारफिश क्या करती है, पॉप आउट्स इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईच द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। वेल, शेल के अंदर जो एनिमल होता है ना वो बहुत ही सॉफ्ट और एकदम ऐसा सा लीची लीची सा होता है। तो वेल, ये जो सॉफ्ट एनिमल जो कि आपको बहुत नरम सा स्पॉन्ज टाइप का लगेगा, ठीक है, तो इस स्टारफिश के लिए बहुत आसान होता है कि अपना माउथ के थ्रू स्टमक को उसके ऊपर ले जाना और उसको डायरेक्टली वो क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, ठीक है। सो इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, ये क्या करती है, पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। द स्टमक देन goes back into the body and the food is slowly digested। माउथ के थ्रू जो स्टमक बाहर आया है वो फूड को खुद ही ले गया और धीरे धीरे फिर वो जो फूड है वो अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर हुआ कि स्टारफिश, पहली चीज़ तो हार्ड कवर शेल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे एनिमल्स जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं उनको खाती है। कैसे खाती है, डायरेक्टली वो उस एनिमल के ऊपर जाएगी, अपने माउथ के थ्रू वो स्टमक को बाहर निकालती है और स्टमक उस फूड को कैप्चर करके उसे स्टोर कर लेता है। क्लियर। चलिए, सो ये तो एक्टिविटी नंबर 2.1 से आपको क्लियर हो चुका है कि हमने किस किस तरीके के एनिमल्स देखे हैं जो कि क्या क्या तरीके से फूड को अपने खाते हैं। अब एक्टिविटी नंबर 2.2 क्या है, तो वह एक्टिविटी नंबर 2.2 जो है वो वापस आपको अपनी ह्यूमन बॉडी पर लेकर के आ जाती है। इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने जो जितने भी टीथ्स के बारे में पढ़ा है, इंसीजर, फिर हमने केनाइन के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रीमोलर के बारे में पढ़ा, फिर हमने मोलर्स के बारे में पढ़ा, तो ये टीथ्स कितने कितने होते हैं। वेल, जो आइडियल नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं वो तो 32 होते हैं, लेकिन आपको भी पता होगा कि जो 32 है वो सभी में नहीं होते। 32 भी जो आपका यंग मैन्स होते हैं, जो आपके बड़े लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं के ही माउथ में आपको 32 मिलेंगे, लेकिन जो किड होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं उनके मुंह में 32 तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब ये जो दांत है या जो आपके नंबर ऑफ टीथ्स हैं वो डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन।
राइट। सो किसके मुंह में कितने दांत हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। लाइक आपको 2-3 लोग आप लोग आपस में मिल जाएं और आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपके कैनाइन टीथ्स कितने हैं, प्री मोलर्स कितने हैं, मोलर्स कितने हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो नंबर ऑफ टीथ्स है पर पर्सन वो थोड़े बहुत डिफर कर सकते हैं। बहुत वास्ट डिफरेंस नहीं आएगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और याद भी हो जाएगा कि किन दांतों को हम इंसीसर कहते हैं, किन को कैनाइन कहते हैं और किसे हम प्री मोलर या फिर मोलर कहते हैं, ठीक है। और इन सब की फंक्शनिंग बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। क्या फंक्शनिंग होती है? जो सामने के आपके दांत होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, इंसीसर्स कहते हैं, इनका काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को कट करने का, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ को पकड़ के खींचना है, ठीक है, तो आप कैनाइन का यूज़ करेंगे और किसी चीज़ को च्यू करना है तो हम मोलर प्लस प्री मोलर का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो आपको ये एक्टिविटी करना है ताकि आपको आपके टीथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट एक्टिविटी थी आपकी एक्टिविटी नंबर 2.3। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक आयोडीन सॉल्यूशन को तैयार रखना है। क्या करना है आपको, इसमें आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेना है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब जिसमें आपको बॉइल्ड राइस रखना है और कुछ पानी को रख देना है, और उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब जिसमें आप कुछ बॉइल्ड राइस को च्यू करेंगे और उसे आप दूसरे टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। इससे आपको सिर्फ क्या समझना है, इससे आपको समझना है इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, ठीक है। क्या चीज़ समझ में आएगी आपको कि जो आपका सलाइवा है वो किस तरह से स्टार्च पर काम करता है। तो देखिए, जो आपका राइस होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टार्च होता है। क्लियर? तो अगर हम क्या करते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया, वो आपका जो बॉइल्ड राइस था जिसमें स्टार्च क्रिएट हो चुका है, ठीक है, उसे आपने एक टेस्ट ट्यूब में रखा। अब फिर मैंने क्या किया, इसमें मैंने आपको कहा था आयोडीन सॉल्यूशन इसमें लेना है। 2-3 ड्रॉप्स मैंने इसमें आयोडीन सॉल्यूशन की डाली तो मैंने क्या देखा कि इसका कलर चेंज हो गया। लेकिन जब मैंने च्यू करके अपने जो आपका जो राइस था उसको च्यू करके मैंने दूसरे वाले ट्यूब में डाला और उसमें कुछ पानी मिला करके रख दिया, देन जब मैंने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो वो ब्राउन या ब्लैक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्च ने क्या किया, स्टार्च ने उस पर कुछ रिएक्शन किया। तो ये जो सारे पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, क्योंकि सलाइवा क्या करता है, सलाइवा बेसिकली स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था क्या पॉइंट की जो बकल कैविटी है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करना शुरू कर देती है, ओके। तो इसीलिए जो स्टार्च है ना वो आपके माउथ में जाकर एक शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शुगर जो है वो इस आयोडीन के साथ कुछ रिएक्शन नहीं करेगी। क्लियर हुआ आपको? तो इस एक्टिविटी से हमें ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हमारा जो सलाइवा है वो कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च को क्या करने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। मतलब बकल कैविटी का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो एक्टिविटी नंबर 2.3 क्या कह रही है एक बार इनका देख लेते हैं। आपको जैसा मैंने बताया कि 2 टेस्ट ट्यूब्स लेना है, लेवल दैम A and B एंड टेस्ट ट्यूब A पुट ऑन teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, एक टेस्ट ट्यूब में आपको डायरेक्ट बॉइल्ड राइस रखना है और एक टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 मिनट तक च्यू करके चावल को या राइस को आपको फिर टेस्ट ट्यूब में डालना है। Add 3 to 4 ml of water in both the test tube. जब आप दो चीज़ों को टेस्ट करें तो दोनों में ही जो पानी का लेवल है ना वो बराबर रखना। तो यहाँ पर आपको कितना लेना है, 3 से 4 ml पानी लेना है। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। इसके बाद क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन की डालना है और उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करिए। सो व्हाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब? तो मैंने आपको बता ही दिया है कि चेंज इन कलर क्यों होता है। तो सलाइवा जो है क्योंकि वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर चुकी है इसलिए वहाँ पर तो चेंज नहीं है, लेकिन जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सेम फॉर्म में है या स्टार्च सेम फॉर्म में है वहाँ पे ज़रूर कलर चेंज हो जाएगा, राइट। सो इसके बाद ये जो आपकी एक्टिविटी है, ओके, इसके बाद हमें एक्टिविटी के करने के बाद क्योंकि हम च्यू कर रहे हैं, दैट मीन्स आप टंग का यूज़ कर रहे हैं, तो अब बारी आएगी आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी की जो कि होगी एक्टिविटी नंबर 2.4, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2.3 से हमने क्योंकि टंग का यूज़ किया, हमने सलाइवा प्रोड्यूस किया और चावल को च्यू करके देखा, फिर हमने उसमें आयोडीन डाला तो वो कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो शुगर फॉर्म में था। अब ये जो आपकी टंग है इसका क्या रोल होता है? तो टंग जो होती है उसमें कई तरीके की टेस्ट बड्स होती हैं। टेस्ट बड्स का मतलब कि अलग अलग जगह पर कुछ इस तरह के पोर्स होते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि
कहाँ आपका जो फूड है वो तीखा है, मीठा है या सॉर है। तो वेल आपकी जो टंग है ना, इस एक्टिविटीज़ में आपको ये समझ में आएगा कि आपकी जो टंग है वो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे आपको सामने की तरफ थोड़ा सा स्वीट ज़्यादा महसूस होता है, ठीक है। और सॉर आपको कहाँ महसूस होता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ। खट्टा बिटर टेस्ट कहाँ पे महसूस होगा आपको, बीच में, यहाँ कड़वा एकदम आपको लगेगा। और जो सॉल्टी है वो जस्ट आपको यही समझ में आ जाता है आपकी टंग के बिल्कुल हल्के से पीछे की तरफ, ठीक है। तो वेल आपको क्या करना है, आपको 2-3 सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखना है ताकि आपको इस एक्टिविटी से ये समझ में आए कि हाँ ये जो टेस्ट बर्ड्स मैम बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो टेस्ट बर्ड के लिए क्या करोगे, शुगर सॉल्यूशन, लेमन सॉल्यूशन और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन और कुछ नीम या बिटर गर्ड का क्रस्ड सॉल्यूशन लेकर के रखना है। आप चाहें तो खुद ये ट्राई कर सकते हैं या अपने फ्रेंड के साथ ये ट्राई करिए। क्या करना है, जस्ट एक एक ड्रॉप आपको उसके मुंह में डालना है अलग अलग। ये याद रखना कि आप कोई जो आपके ईयरबड होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको उसको डिप करना है, मतलब फ्रेश ईयरबड आपको जस्ट सॉल्यूशन में डिप करना है और उसको टंग पे रख करके देखना है कि कौन से पोर्शन में आपको कौन सी चीज़ जल्दी महसूस होती है। इससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपकी टंग है वो कहाँ कहाँ आपको स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर टेस्ट ज़्यादा देती है। क्लियर? सो इस एक्टिविटी को करिए और अपनी टंग के बारे में समझिए। तो वेल ये जितनी भी एक्टिविटीज थी जो कि थी आपकी चैप्टर नंबर 2 से, इससे आपको क्या क्या चीज़ें पता चली। तो पहले आपको इससे ये पता चला कि डिफरेंट जो आपके एनिमल्स हैं वो किस तरह से अपने फूड को खाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, अगर उनकी जो फूड प्रोसेस है ना उसे क्या कहा जाता है। जैसे साइफनिंग आपके लिए एक नया वर्ड होगा, स्पॉन्जिंग आपके लिए नया वर्ड होगा, च्यूइंग और आपका सकिंग तो आपको पता ही था, राइट। फिर सेकेंड एक्टिविटीज़ आपको ये समझ में आएगा कि भाई जो हमारे दांत होते हैं ह्यूमंस के अंदर, जो टोटल नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। इसके लिए आपको क्या करना है, 2-3 दोस्तों को मिलकर के अपने अपने केनाइन टीथ्स, इंसीसर, मोलर, प्री मोलर को काउंट करना है, दैट्स इट। जिससे आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका जो डाइजेशन है वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हमने आयोडीन सॉल्यूशन लिया और टेस्ट ट्यूब से ये जाना कि जब कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है वो आपके मुंह में जाकर सलाइवा से मिलता है तो सलाइवा उसे शुगर में कंप्लीट कर देती है। इसलिए जब आपने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो आयोडीन के साथ मिलकर के उसने रिएक्ट नहीं किया और उसका कलर चेंज नहीं हुआ। देन हम आ गए हमारी टंग के ऊपर। टंग में क्योंकि डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होती है उसको चेक करने के लिए हमने एक एक्टिविटी करी। तो वेल ये जो चैप्टर्स की एक्टिविटीज़ होती है ये भी हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको अगर प्रीवियस वीडियोस कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं www.magnetbrains.com पर जाकर के। आपको सिंपल अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करते साथ ही आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखती है। ऐसे स्क्रीन में डिफरेंट सब्जेक्ट के आपको फोल्डर्स दिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो वॉच नाउ करिए, साइंस पढ़ना है तो वॉच नाउ करिए। साइंस जैसे पढ़ना है और आपने वॉच नाउ किया तो आपको एक स्क्रीन दिखेगी कुछ इस तरह से। ओके, नीचे की तरफ चैप्टर बाय वाइज आपको सारे टॉपिक, सब टॉपिक सब कुछ दिखेगा। जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही एक वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा। ओके, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और इसे शेयर करिए अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को शेयर करिए उन दोस्तों के साथ भी जो कि किसी और क्लास में है, क्योंकि हमारे पास है 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। ओके, तो वेल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी रिसेंट वीडियोस हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिले। तो वेल मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।